they got more interested in west rather than east, and from here onward उनका करियर खत्म होता है. ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी पोर्तुगीज की हिस्ट्री. नाउ I can give you 1 or 2 minutes. If you have any doubt, you can ask. Okay, you have 2 minutes. Any question related with Portuguese Empire you can ask, or Portuguese people. Okay, let me ask question so that I will know that whether you guys are listening to me or just, okay, fine, lecture ho raha hai to padhe hain. I want this question from all of you, and Lydia, please, aap mat answer karna. So can anyone tell me Portuguese, where they reached in India, in the eastern coast or the western coast? Where they landed first? Western coast. Western coast. All right. And what is the name of that place? Okay, okay. नाम क्या था उस जगह का? कोची. कैलिकट. Okay, ठीक है. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ और क्वेश्चन बनेगा नहीं, ऑर्डर में पूछेंगे. ओके, नाउ I will talk about the another European power, which is Dutch. ठीक है. Ma'am, they first landed in Calicut, no? You said Calicut in 1496, 1498. okay. Okay. Okay, now talking about Dutch. अच्छा, स्पेक्ट्रम में आप देखोगे बहुत सारे पेजेस दिए हैं रिगार्डिंग पुर्तगाली सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, व्हाट वाज देयर माइंडसेट. तो जितना मैंने यहाँ पे बकवास की है ना, वही सब उसमें लिखा है. ठीक है, तो इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर एंड अच्छे अच्छे शब्दों में उसमें लिखा है. यू कैन रीड दैट थिंग. ठीक है, और यहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग लो, बिकॉज because your spectrum book, it is almost about 800 pages. ठीक है, so technically it's not possible like in 15 classes or 20 classes we can finish all the spectrum, एक point. But yeah, जितने necessary concept हैं, important चीजें हैं, वो मैं आपको बोलती चलूंगी. ठीक है. Now talking about Dutch. अब ये डच कौन थे? ठीक है भाई, नीदरलैंड से आए हुए थे. इनकी कंपनी का क्या नाम था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? तो देखो, सिंपल सी बात है, पुर्तगीज ने लगाई आपकी वेस्ट कोस्ट पे और इन्होंने आपकी लगा दी आपके ईस्ट कोस्ट पे. कहाँ पे? मसूलीपट्टनम. कोई बता सकता है वेयर मसूलीपट्टनम इज लोकेटेड? मछलीपट्टनम. आप मैसेज कर दो, बिकॉज आई थिंक इवन यू गाइज आर फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम. आंध्र प्रदेश, यस. ठीक है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेट कर दी 1605. ठीक है, अब देखो, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वही सेटअप थे. इनफैक्ट दे वर हैविंग फैक्ट्रीज इन पुलिकट, ठीक है, कोचीन, कासिम बाजार, सूरत, पटना, बहुत जगह जगह पे थी. ठीक है, मेन इनका जो सेंटर था वो वही था आपका, जो पुलिकट है, नागरपट्टनम है, मतलब वही आपका जो ईस्ट कोस्ट है, आंध्र प्रदेश, चेन्नई के ऊपर वाला जो रीजन है. ठीक है, इनके बारे में ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं पढ़ने के लिए. ये आए एंड बाद में इनको कहीं ना कहीं दे वर मोर इंटरेस्टेड इन सम अदर लैंड. ठीक है, सम अदर लैंड बोले तो इनको इंडोनेशिया जाना था, वहां में इनको इंटरेस्ट था. दे वर हैविंग अ प्रॉब्लम विद द इंग्लिश पीपल. इन दोनों के बीच में फाइट हुई एंड म्यूचुअली दे एक्सेप्टेड, फाइन, यू टेक इंडिया, वी विल टेक इंडोनेशिया. एंड यहाँ से इनकी हिस्ट्री खत्म हो जाती है. इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ है नहीं. जो थर्ड रैंक है दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले आप जो बाद के दो हैं, डेनिश एंड फ्रेंच, उसका पढ़ लो. व्हाई? बिकॉज इंग्लिश इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू रूल अस फॉर आई थिंक मोर देन 200 to 300 years. ठीक है, अब देखो,
ओके, डेनिश जो थे वो इंडिया में आए, ठीक है, और बाद में थोड़े बहुत अगेन दे वर हैविंग सम प्रॉब्लम विद द इंग्लिश पीपल। देखो सिंपल सी बात है, सब चीज दे ऑल वांटेड टू डू ट्रेड, ठीक है, और डेनिश जो थे दे वर ऑलवेज मोर इंटरेस्टेड इन कमर्शियल थिंग रादर देन मेकिंग देयर एम्पायर इन इंडिया। उनको बस ट्रेड करना था। अब यार देखो, इफ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मनी, सो आई एम नॉट गोइंग टू माइंड कि भाई मैं पैसे आईएएस ऑफिसर बन के कमा रही हूँ या बिजनेस करके कमा रही हूँ, इफ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मनी, ठीक है। तो वैसे ही इनको ना एक कंपनी थी, इनको सिर्फ पैसे चाहिए थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उनका एम्पायर इंडिया में। सो देयर वाज अ सेटलमेंट, अंडमान निकोबार का जो सेलिंग राइट्स था, उन्होंने वो ब्रिटिश को बेचा, कुछ पैसे लिए और चले गए। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ मत पढ़ो। फ्रेंच, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यू आर गोइंग टू सी एन अमेजिंग वॉर इन इंडिया, इन आवर लैंड, जहां पे दो बाहर के लोग आके लड़ाई कर रहे हैं। इट्स लाइक इन एट योर होम आपके दो पड़ोसी आके लड़ रहे हैं कि हु इज गोइंग टू लिव एट योर हाउस। सेम थिंग वाज हैपनिंग इन इंडिया, स्पेशली इन द टाइम ऑफ 17 जो 100 का जो टाइम था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रेंच फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 बहुत बाद में सेट हुई, सबसे लास्ट, ठीक है। और जब ये सेट हुई तो उस टाइम पे जो फ्रांस का जो किंग था, ही वाज लुइस 14, ठीक है। सो मे बी इन स्टेट एग्जामिनेशन दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि हु वाज द किंग व्हेन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन इंडिया। ओके, नाउ ये कंपनी कैसी थी? दिस वाज अ कंपनी व्हिच वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ठीक है, and that's how it was differed from the English East India Company. How? वो एक प्राइवेट कंपनी, ये एक पब्लिक कंपनी। अब आई होप आपको पता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप अपनी इंडिया में आज की भी बात कर रही हूँ, जस्ट निकाल दो ए ग्रुप ए सर्विसेज एंड ग्रुप बी सर्विसेज, एंड ग्रुप बी सर्विसेज भी मत निकालो। जस्ट अगर आपके पास ऑप्शन हो to do job in Microsoft or any private organization, or to have a job in government sector, what you are going to choose? Most probably you are going to choose private sector। अगर आपका ये सब mindset नहीं है कि if you are a kind of person who is willing to take risk, private sector में what is the problem? The only problem, अभी COVID आ गया, if you are into a hotel and industry sector, there is a high chances कि आपकी salary down होगी, and there is high chances कि आपको job से निकाल दिया जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। बट अदर देन दैट, ठीक है, अदर देन दैट जस्ट कंपेयर, ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस में शायद आप बैठ भी ना पाओ, ठीक है, कई ऐसे होते हैं, फैन चलते नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली जो आपका क्लर्क एंड उसके थोड़ा ऊपर वाली जॉब होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए ग्रेड ऑफिसर वाली, वहां पे ठीक है आपके रूम में एसी लगा देंगे, कारपेट लगा देंगे, बट मोस्टली आपकी लाइफ को बहुत खराब, वहां पे आप वॉशरूम जाने लायक नहीं होते, बहुत से पंगे होते हैं, ठीक है। तो भाई ये एक प्रॉब्लम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी, वो एक पब्लिक कंपनी, ऊपर से गवर्नमेंट ऐसी जो करप्ट है, ठीक है, समझो बात को। एक कंट्री जिसकी गवर्नमेंट करप्ट है, इन दैट कंट्री वो कंपनी आके इंडिया में रूल करेगी, करना चाह रही है। कंपटीशन किसके साथ है? एक प्राइवेट कंपनी से, जो कि ऑलरेडी well established है। It's like you are having a competition between एक आप कह सकते हो एक आर्मी मैन और एक ऐसा आदमी जो जिसको चलना भी नहीं आता हो, ठीक है। तो ये तो क्लियर सी बात है कि कौन जीतेगा। ओके, नाउ ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। अच्छा, ये सारी बातें मजे के लिए बस मत सुनना, एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, एक और बात, तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो पहले तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री, फ्रेंच लोगों ने, they established their first factory at Surat, ठीक है, 1668 में, then मसूलीपट्टनम। So how you are going to remember? They came to India, ठीक है, 1664 में। आने के 4 साल बाद, just after 4 years, they first established their factory at Surat, ठीक है। And Surat was always very important even from the medieval period onward. The reason is it was the gateway to the Mecca। अच्छा, मक्का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि 1200 से मुस्लिम किंग होने लगे थे हमारी कंट्री में। किंग जैसा होगा
उसी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो ये एक चीज थी। और एक साल बाद मसूलीपट्टनम, एंड उसके बाद फाइनली पौंडीचेरी में 1673, मीन्स यू कैन से दैट almost 9 year बाद when they entered to India, they finally established themselves in Pondicherry, and which is also now also if you go to Pondicherry you can see that French thing. I hope I can see Pondicherry, अभी तक तो मैं देखी नहीं हूँ, but I have like heard a lot कि भाई it look like French country, French thing, ऐसा लोग बोलते हैं। And by the way, French people are very good when it comes to, you know, having good architecture, and they people are very much artistic. फ्रांस, इटली, वेनिस, ये वैसी कंट्री है ना जहाँ पे आर्टिस्ट को लोग रियल में वैल्यू देते हैं। ठीक है, एनीवे, अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंच के बारे में पढ़ने का वो यही है, दिस कंट्री एंड कंपनी, इनका सिर्फ एक ही अच्छा बंदा था, ड्यूप्ले। ठीक है, ही वाज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गवर्नर जनरल्स। उसी बंदे ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिखाया था हाउ टू रूल इन इंडिया। ऐसा नहीं कॉफी टेबल पे बैठ के नहीं, एक्चुअली क्लाइव ने वही फॉर्मूला चुराया व्हाट ड्यूप्ले वाज इम्प्लीमेंटिंग, एंड लिटरली ड्यूप्ले ने बैंड बजा दी थी। बट हुआ क्या, कुछ तो ऐसा हुआ कि जो फ्रांस के किंग थे उन्होंने ड्यूप्ले को बोला वापस आओ, और जैसे ही ये वापस किया वहां पे इस पे करप्शन के चार्ज लगा दिए। उसके बाद जितने भी आपके गवर्नर जनरल आए इन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे बर्बाद थे। एंड कोई भी कंट्री और कंपनी अच्छे से नहीं चल सकती अगर उसके एम्प्लॉयज एंड उसके लीडर अच्छे ना हो तो। डजेंट मैटर आपके पास कितना रिसोर्स है। वही चीज फ्रांस वालों के साथ हुआ। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि बचता कौन है, इंग्लिश। ठीक है, ये था आपका फ्रेंच का चीज। अब आप पूछोगे कि ड्यूप्ले का कंट्रीब्यूशन क्या है, सो आई विल आस्क यू कि जस्ट होल्ड फॉर another day, because when we will be covering the consolidation of the Britishers in India, वहां पे you are going to see all three Carnatic wars. उस war में you are going to understand how Duplay played important role, and उसने बैंड बजाई थी ना सिर्फ इंडियन रूलर की बल्कि इंग्लिश वालों की भी। ठीक है, अब देखो, अब आप इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। इंग्लिश के बारे में भाई देखो, सिंपल सी बात है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1599 में बनी थी। मर्चेंट कुछ ट्रेडर्स लोगों ने बनाया था, जस्ट लाइक यू मी एंड पूरे क्लास के लोग, बस थोड़े अमीर मर्चेंट। ठीक है, एंड जो वहां की क्वीन थी उन्होंने चार्टर दे दिया था कि जाओ और तुम्हारी मोनोपोली है, नो वन गोइंग टू हैव राइट टू ट्रेड विद इंडिया अदर देन यू पीपल। एंड यही मोनोपोली को एंड करेंगे हम 1813 ऑनवर्ड, मतलब 213 ईयर के बाद इसी मोनोपोली के एंड करने की बात हो जाएगी। अच्छा, मोनोपोली एंड क्यों की, कुछ लोग आप जानते होंगे, because we had covered in the previous class. So who is going to tell me what was the need to end the monopoly of East India Company, especially in the year of 1830 13 टू 33? क्यों ऐसा हुआ था, जो चार्टर एक्ट आए थे, क्यों मोनोपोली एंड करने की बात हुई? एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है, प्लीज बताइए। Ma'am, industrialization and then French Revolution. या इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अगर एग्जैक्टली तो गाइस, आई थिंक सम ऑफ यू आर न्यू, तो देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मोर पीपल वांटेड टू गेट प्रॉफिट, मशीन आ गई है, बिजनेस करना चाहते हैं। अब अगर आपकी कंट्री में, इफ यू लिविंग इन इंडिया एंड गवर्नमेंट ने आपको ये परमिशन दी है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज ही यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एंड ही इज ओनली गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, तो इट विल बी अनफेयर टू ऑल ऑफ यू, राइट? वैसे ही उस टाइम पे बात थी। ठीक है, सारी कंपनी प्रॉफिट करना चाहती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम ऑलरेडी लॉस में चल रही थी। तो उसके बारे में प्रिंट मीडिया का सहारा लेके उस पे बहुत से एलिगेशंस लगाए गए थे,
और बोला गया था इनकी मोनोपोली खत्म करो। देखो कोई ना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू विल गो इन द टॉप लेवल ना, अगर आपके अपोनेंट के, आपके जो कलीग्स होंगे, ओपोनेंट्स होंगे, आपके बॉस होंगे, कोई भी होगा, अगर उसको आपसे पंगे होंगे ना, तो 99% दे आर नॉट गोइंग टू से डायरेक्टली, ठीक है, दे विल give some or another stupid reason and will talk in very diplomatic manner. ये होता है टॉप लेवल पे, बिकॉज जब हम बच्चे और कॉलेज में होते तभी हम स्ट्रेट बोलते हैं कि आपने ये गलत किया, मत करो। जब आप बड़े होते जाते हैं तो चीजें कम होने लगती हैं। वही चीज यहाँ भी होगी। वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि वी ऑल्सो वांट टू डू बिजनेस डायरेक्टली, वो लोग बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी करप्ट है, हटाओ इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अपोजिशन आज अगर दिस करंट गवर्नमेंट की बुराई कर रही है, इतने पंगे कर रही है, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको वो रियल में गलत लगते हैं। उसके कई रीजन ये भी है कि दे वांट टू कम इन द पावर। डायरेक्टली अगर बोलेंगे वी वांट टू कम इन द पावर, डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू लिसन? नो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये गवर्नमेंट अपोजिशन बुरी है, अभी ये गवर्नमेंट जो रूलिंग है ये अभी अपोजिशन में जाएगी, दे विल आल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग। सो ये चलता रहता है, ठीक है। वही चीज वहां हुई थी। तो आई होप अब आप भूलोगे नहीं कि जो क्वीन एलिजाबेथ का जो चार्टर था उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। 1857 में जो प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 एक्ट आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो समझो, हर चीज को इंपॉर्टेंस दो और सोचा करो इस बात को कि भाई आज हमारी कंट्री में 100,000 कोचिंग्स हैं, 1000 अमेजोन पे सेलर्स हैं। तो उस टाइम पे पूरे यूरोप से, ब्रिटेन से सिर्फ एक कंपनी थी, और कंपनी क्यों नहीं आई? रीजन होगा ना कुछ, समझा करो उस चीजों को। ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट। अब एक कैप्टन था, जैसे कि आपका पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में, आई होप यू गाइस हैव सीन कि देयर वाज अ फाइट ऑलवेज कि हु इज गोइंग टू बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप, ठीक है। सो ऐसे एक कैप्टन था विलियम हॉकिंस, ठीक है। उसकी जो शिप थी उसका नाम था हेक्टर, ठीक है। अब ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं ड्रामेटाइज कर रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन हैव सम इंटरेस्ट, ओके। So he was the first British trading ship which landed at Surat. So what you're going to remember कि ब्रिटिश कहाँ लैंड किए सबसे पहले, क्यों? ब्रिटिश इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में जो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनके कुत्ते का भी बर्थडे याद रखते हो ना। इन द सिमिलर मैनर इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू रूल। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, मॉडर्न इंडिया में आप इंग्लिश के बारे में मोस्टली पढ़ने वाले हो। आज के बाद 1600 से लेके 1947 तक आप इन्हीं का पढ़ोगे मेनली। तो इनकी शिप भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये कहाँ लैंड कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वी नेवर नो यूपीएससी क्या कर सकता है। तो भाई सूरत में लैंड किए पहली बार, ओके। उसके बाद जहांगीर के कोर्ट में बहुत दिनों तक थे, ऑलमोस्ट 3 years तक ही ट्राइड टू कन्विंस जहांगीर, एंड ही ट्राइड टू गेट अ परमिशन to have to build a factory at Surat. But Jahangir was like, do you think I am stupid? No way. You can live here, you can eat, you can talk with me, we can have fun. But when it comes to setting up a factory, no way. तो फैक्ट्री सेट करने की परमिशन नहीं मिली। बाद में दूसरा बंदा आया, ठीक है, मिडलटन करके, नाम ही ऐसा है। उस बंदे ने फाइनली ये एफर्ट, उसका काम आया, और 1611 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेट कर ली। अब देखो, फिर एक इंपीरियल फरमान आया, ठीक है। उस फरमान के थ्रू इनको सूरत में फैक्ट्री सेट करने की परमिशन मिली 1613 में, ठीक है। जो सर थॉमस रो थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसका। पहला जो बंदा था वो विलियम कैप्टन हॉकिंस था, जिसने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसका नाम था सर थॉमस रो, ठीक है। 1616 में आने के 1608 में इंडिया में आ गए। 1608 से 11 तक जहांगीर के साथ गुली गुली गेम खेल रहे थे, बट फैक्ट्री नहीं मिली। 13 में फैक्ट्री तो मिल गई इनको सूरत में सेट करने की परमिशन। फिर 1616 में इनको लगा कि चलो भाई, सिर्फ एक जगह नहीं रहते हैं, लेट्स गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, टेक एग्जांपल ऑफ रतन टाटा। कितनी इंडस्ट्री वो चला रहे हैं आज की डेट में, कितनी कंपनीज, टाटा कंसल्टेंसी, तनिष्क, कैरेट लेन, ब्लू स्टोन, ठीक है। एंड आपके ऑटोमोबाइल का देख लो, चाय की पत्ती, नमक, कितनी चीजें हैं, ठीक है। सो Aviation. इन, या एविएशन, वेरी गुड। सो
ऐसा नहीं है। तो आज की डेट में अगर आपको कल को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो दिस इज अ वन सक्सेसफुल मंत्र दैट कीप ट्राइंग टू एक्सपेंड योर बिजनेस इन मल्टीपल एरियाज। जब आपके पास कैपिटल हो जाए तो ये कुछ बिजनेस मॉडल्स होते हैं। तो इनको भी लगा कि भाई सूरत में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, लेट्स और अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। तो 1613 में बोला चलो मसूलीपट्टनम, ये भी चले गए मसूलीपट्टनम, ठीक है, वहां पे अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की। फिर आसपास उड़ीसा उड़ीसा में करने लगे धीरे धीरे। धीरे धीरे इनको पता चलने लगा कि भाई और करो और एस्टेब्लिश करो। रीजन क्या है? कनेक्टिविटी चाहिए, बिकॉज द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन द ईस्ट कोस्ट was not available in the on the west coast because of the geography of India. So that is the reason they were keep establishing their factory in different parts, whether east coast, west coast, center or आपका Kolkata. Plus they also want to have a good position in the Indian Ocean so that they can not only target to the west but at the same time east as well. So I hope थोड़ी geography आपको clear है कि इंडिया का मैप कैसा है, वेस्ट क्या है, ईस्ट क्या है। एंड आई एम रियली सॉरी, दिस इज माय फॉल्ट, एक्चुअली दिस फॉल्ट इज कमिंग ऑन माय फ्रंट। व्हेन आई एम टीचिंग आई शुड शो ए स्क्रीन, एंड जो कि हो नहीं पा रहा है। बट थोड़ी सा आप एडजस्ट कर लो एंड ट्राई करो, रिलेट करो मैप से कि भाई क्यों करेंगे। चाइना आज क्या कर रहा है? हर तरीके से इंडिया को कैप्चर कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि मिलिट्री नेवल वो करना है, फ्यूचर में अगर अटैक करना हो तो ऐसे ही इनको भी ट्रेडिंग में अपना कैप्चर करना था। तो दे स्टार्टेड कीप डाइवर्सिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। बॉम्बे तो इनको दहेज में मिल ही गया था। कब मिल गया था? 1632 में, ठीक है। अब देखो, मतलब किस्मत, यू कैन कॉल इट किस्मत, लक, ठीक है। एक तो जहांगीर के साथ इन्होंने बना ली अपनी दोस्ती। इंटरेस्टिंग कहानी ये है, जहांगीर के साथ, शाहजहां के साथ एवी दोस्ती नहीं बन गई थी इनकी। दोस्ती इनकी ऐसे बनी थी कि वो लोग परेशान हो गए थे पुर्तगीज से। पुर्तगीज पीपल ने अटैक कर दिया था। थॉमस रो ने बोला अरे हमको दो, हम सही करते हैं ऐसे लोगों को। थॉमस रो ने और जो मतलब आपके इंग्लिश लोग थे जिन्होंने हेल्प की थी, तो भाई वो खुश हो गए कि ठीक है भाई, लो, ले लो तुम, आओ बना लो फैक्ट्री, और तुम फैक्ट्री बनाओगे तो पुर्तगीज से हमें बचा लोगे। और देखो, पहले तो इस तरीके से इन्होंने मुगल से ही क्लोज हो गए, जो कि आपका राजा है। ये वही बात है कि आप मोदी से क्लोज हो जाओ, ठीक है, फिर क्या यूपीएससी, क्या आईएएस, क्या पीसीएस, क्या फर्क पड़ता है पढ़ाई करके, ऐश करोगे, ठीक है। या फिर क्या है कि आप मतलब दूसरा क्या हुआ कि पुर्तगीज वहां पे इन्होंने शादी करवा दी अपनी बहन की इंग्लैंड के चार्ल्स से। 10 पाउंड कुछ एनुअल, 10 पाउंड आई गेस, या इससे ज्यादा, क्या करोगे पैसा याद करके, मुझे भी नहीं याद है। तो वो चीजें से इनको एनुअल रेंट पे इनको इंग्लैंड को मिला। इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ रेंट वेंट पे करने लगी। इंग्लैंड के किंग भी खुश, क्वीन भी खुश, और इधर इनको कंपनी को बॉम्बे जैसा बड़ा लैंड मिल गया, ये भी खुश है। पुर्तगीज भी वहां पे कहीं ना कहीं पैसिफाई हो गया। पुर्तगीज को अब रिलेशनशिप बन गया है, तो तुम गोवा में रह जाओ, फिर हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे तुमको, रहो तुम गोवा में, तुम चिल मारो, फैनी पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें इनकी यहाँ पे हो रही थी। ओके, अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके साथ ही? जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। सोने पे सुहागा हो रहा था, किस्मत अच्छी थी इन लोगों की, प्लस स्मार्ट लोग थे इनके ग्रुप में। अच्छा, मद्रास भी इनको लीज पे मिल गया, ठीक है, 1639 में। मतलब 1630 के बाद से तो इनकी किस्मत मतलब वैसी चमकी जैसे कि आप, इसका एग्जाम्पल दूं मैं इंडिया में, किसी का नहीं, अपना ही समझ लो कि 2021 में ऐसे आपकी चमक जाए, ठीक है। नीरज 1630 के चोपड़ा बाद से व्हाट? नीरज चोपड़ा का एग्जांपल। हाँ, नीरज चोपड़ा का ले लो।
बट ऐसे पता है, मेहनती लोग हैं, ऐसे हार्ड वर्किंग लोग को किस्मत बोलने का मन नहीं करता, बिकॉज अगर इतना हार्ड वर्किंग बंदे को हम बोल देंगे किस्मत के दम पे आया, तो इट विल बी लाइक हो जाएगा ना कि हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। कल को आपको यूपीएस से निकल जाए और हम बोले ये लड़का लकी था इसलिए निकला। सो ठीक है, आई थिंक लक एंड हार्डवर्क दोनों पैरेलल साथ में चलते हैं। ओके, कोई बात नहीं, ये भी एक अलग ही टॉपिक है, इसको एथिक्स में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो कंपनी जो है, मद्रास इनको लीज पे मिला एंड दे बिल्ट a fort which was known as Fort St. George in 1639. So if you get a question in your examination कि पहले मद्रास में फोर्ट बना या पहले कैलकाटा में बना, so always remember first जो फोर्ट था that was built up in Madras. So there was a student from Tamil Nadu. I think he is not here right now. Okay, ठीक है। तो मद्रास में उसका उन्होंने पहले अपना फोर्ट बना लिया। अच्छा, इसी मद्रास को फोर्ट को जब कैप्चर करेगा ड्यूप्ले और गेम खेलेगा कर्नाटिक नवाब के साथ, तभी वॉर होगी, तो याद रखना है ये, ठीक है। अब क्या होगा, बॉम्बे हो गया, ये सारी चीजें हो गई। फिर धीरे धीरे इनको लगा कि भाई चलो हम सेटअप करते हैं बंगाल में भी, क्योंकि बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब औरंगजेब से इनको मिल गया फरमान, ठीक है, 1667 में, कि जाओ तुम बंगाल में ट्रेड करो, ठीक है। बंगाल में फरमान मिलने की देर थी कि इनकी किस्मत फिर चमकी। 1690 में इन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप की, ठीक है। एंड 1696 में इन्होंने अपना, आप कह सकते हो जो पूरा एक फोर्ट था, जिसको फोर्ट विलियम बाद में बोला, जहाँ पे आपकी सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग भी होगी, वो पूरा सेटअप हुआ। अच्छा, अब आप बोलोगे कि हाउ वी आर गोइंग टू रिमेम्बर ऑल द डेट्स? डोंट रिमेम्बर द डेट्स, व्हाट यू कैन रिमेम्बर, पहला फोर्ट आपका मद्रास में था, दूसरा बंगाल में था, ठीक है। बंगाल में आपका फोर्ट कब बना है, तो समवेयर अराउंड 1696। अब बंगाल में अगर फोर्ट 1696 में बना है, तो ऑब्वियसली वो फारूक सियार तो नहीं देगा, क्यों? क्योंकि आपको, जब आप मिडाइवल इंडिया पढ़ोगे, तो औरंगजेब जो बंदा है, उसका अगर आप टाइमलाइन देखोगे, तो उसकी डेथ होगी 1707 में। तो जो बंदा 1707 तक किंग है, उसका फरमान आपका फारूक सियार कैसे दे सकते हैं? तो लाइक दैट, with this trick you can remember the dates। ऐसे आपको डेट्स नहीं याद होगी अगर आप ब्लाइंडली याद करोगे, ठीक है। अब देखो, और औरंगजेब का मरना था 1707 में, और यहाँ पे इंग्लिश बस वेट कर रहे थे कि कब औरंगजेब मरे और कब हम अपने आप को स्ट्रांग बनाए। रीजन सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट इमेजिन करो, वैसे बीजेपी में देर आर सो मेनी पावरफुल लीडर्स whom we can think कि भाई they can also become PM, बट इमेजिन करो कि अगर ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग आपके ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मैं बात करूं, आप आम आदमी पार्टी विच इज इन दिल्ली, अगर आप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ऐसे एक दो लोग और हैं, इनको निकाल दो, तो शायद पार्टी बहुत आगे तक नहीं जा पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब तक कांग्रेस में इंदिरा गांधी ये लोग थे, तो लगता था अभी भी कुछ अच्छे लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा फैमिली पार्टी हो चुकी है, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि दे डोंट हैव गुड कैंडिडेट, और मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकती, बिकॉज उनके सामने आई एम नो वेयर, राइट। बट एक बात समझो, तो ऐसे ही औरंगजेब अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, उससे सबकी बैंड बजती थी, इंग्लिश वालों की भी बजती थी। शाहजहां जहांगीर इनको ना उठा उठा के फेंक देते थे, दे वर दैट काइंड ऑफ अ पीपल, इतने स्ट्रॉन्ग थे, इनकी हिम्मत नहीं थी। 1600 में ही वाज नॉट एबल टू गेट इवन अ सिंगल कंसेशन कि हम फैक्ट्री बना ले सूरत में। और सोचो 1757 में औरंगजेब के मरने के ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो जस्ट 40 ईयर्स बाद, उन्होंने पूरे इंडिया को अपना बना लिया। एक लैंड और एक पूरा इंडिया, बहुत बड़ी बात होती है। ये है पावर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, एंड दिस इज द पावर ऑफ हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखो, ये आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेगी ये बात। ओके, अब आपका, ठीक है, 1717 में, ठीक है, औरंगजेब के मरने के 10 साल बाद, जो आपके फारूक सियार हैं सर जी, इन्होंने ना एक फरमान दिया, मुगल एम्परर ने बोला जाओ
तुम ऐश करो, जितना ट्रेड करना है करो, हमको इतने पैसे दे देना। और इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं कंपनी का। इतनी छूट दी गई, दीवानी राइट्स, इतना कुछ दिया गया कि इनका लिटरली मतलब अच्छा खासा ये ट्रेड करने लगे। एंड ये इस लेवल का ट्रेड करने लगे कि दे स्टार्टेड इग्नोरिंग द पीपल एंड गवर्नर हु वर रूलिंग बंगाल। देखो एक बात समझो, जैसे आज आप है